अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर मुमताज़ संधू। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बनाते हुए मुझे दिली खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे सुनने में आया था कि हमारे समुंदरी तहसील में एक ऐसा गांव है जिसमें इस्लामी कानून नाफिज है। और जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो वाकई में हूबहू उसी तरह का माहौल मुझे यहाँ देखने को मिला, और वही माहौल था जो मेरे सुनने में आया था। इस गाँव का नाम 493 GB है। इस गांव की खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत इसकी ये है कि इस गांव के जो फैसले हैं वो इमाम मस्जिद साहब करते हैं। ख़ासकर इस गांव में पुलिस आती नहीं है, लेकिन पुलिस आती है वो भी बहुत बड़े केस पे। फॉर एग्जांपल कत्ल का केस होगा, इस तरह के छोटे मोटे केस पे बिल्कुल पुलिस नहीं आती। वो भी इजाज़त लेके आती है कि आपके गांव के फलां बंदे ने ये शिकायत की है, और वो भी यहाँ के लंबरदार MNA MP या इमाम मस्जिद से इजाज़त लेके आती है कि हमने गांव में एंटर होना है, किसी बंदे के पास जाना है जिसने शिकायत लगाई थी, और वो उनको मना कर देते हैं और गांव के फैसले खुद ही सुलझा लेते हैं। इस गांव की एक और खसूसियत ये भी है कि हमने कब्रिस्तान तो बहुत देखे, लेकिन इस गांव का कब्रिस्तान वो वाहिद कब्रिस्तान होगा जिसमें कोई भी कब्र पक्की नहीं है, सभी कच्ची हैं। और जिस तरह कोई फोत होता है तरतीब के साथ उसी तरह उसको उसकी तदफीन कर दी जाती है। और नाजरीन, इस गांव की एक ये भी खसूसियत है कि इस गांव में जो अजान होती है वो सिर्फ एक मस्जिद में होती है। मस्जिदें तो दो हैं, लेकिन जो बड़ी मस्जिद है उसका कनेक्शन किया गया हुआ है छोटी मस्जिद के साथ। और जो बड़ी मस्जिद में जब अजान होती है तभी छोटी मस्जिद में अजान एक टाइम पे होती है। छोटी मस्जिद में नमाजें तो 5 पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो जुमा होता है वो बड़ी मस्जिद में पढ़ाया जाता है। नाजरीन, अब हम आपको इस गाँव की मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ चीज़ों के विज़िट करवाते हैं। और जी नाजरीन, ये है इस गाँव का कब्रिस्तान। नाजरीन, इस कब्रिस्तान में दूसरे कब्रिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि कोई हमारा फोत हुआ है तो उसकी जगह उसके इर्द गिर्द थोड़ी हमने रिजर्व कर ली कि अब हमने अपने साथ वाले यहाँ दफनाने हैं। ये नाजरीन तरतीब के साथ सभी को तदफीन किया जाता है। और नाजरीन, इतनी अच्छी तरतीब है कि अमीर फोत हो या कोई गरीब, कोई उसमें कमी पेशी नहीं की जाती, और जिस तरतीब के साथ आता है उसी तरतीब के साथ तदफीन की जाती है। नाजरीन, ये आखिरी वफात पाने वाले की कब्र है, इसके साथ जो भी फोत होगा उसकी कब्र बनेगी, और ये एक लाइन में बनाई जाती है थोड़े थोड़े फासले पर। और नाजरीन, ये देख सकते हैं कि कोई भी कब्र यहाँ पे पक्की नहीं है, सभी कच्ची है, और किसी में भी ये फ़र्क नहीं किया गया कि ये अमीर की कब्र है ये गरीब की कब्र है। किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ, किसी पे भी मेंशन नहीं किया गया कि ये फलां की कब्र है या फलां की कब्र है। जी नाज़रीन, हम आए अब इस मस्जिद में और इमाम साहब के पास जो इस गांव के फैसले करते हैं दीन और इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए। हम उनके पास उनसे सवालात करते हैं थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम आपसे पूछते हैं कि जब आपके पास कोई पहला आता है कोई मसला, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं? अगर कोई मसला पेश आता है, मैं इब्तिदान फैसला नहीं करता उसका, बल्कि फैसला करने के लिए पंचायत मुताबिक वो पंचायत ही फैसले करती है। अलबत्ता ये है कि वो मुझसे मशवरा करते हैं फैसला करने से पहले कि भी ये मसला इसका क्या हल होना चाहिए, मैं मशवरा दे देता हूँ। अमूमन उस मशवरे के मुताबिक। नाज़रीन, तो ये मस्जिद है जहाँ से अजान होती है, और दूसरी मस्जिद में उसको एक तार के साथ लिंक किया हुआ है। अजान यहीं पे होती है, ये इसी मस्जिद में होती है, और मस्जिद में 5 नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इमाम साहब के पीछे जुम्मा यहीं पे पढ़ाया जाता है। और हमारे भाई अब्दुल्ला भाई हैं, ये पहले मुस्लिम नहीं थे, अब मुसलमान हुए हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस गाँव में सभी जो फलाई काम है, जैसे कब्रिस्तान में लाइट, गांव से लेके कब्रिस्तान के सारे रास्ते पर लाइटिंग, माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने इस पे बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। जी नाज़रीन, तो मैंने यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात देखी है कि कोई लड़का यहाँ पे जवान हो या फिर बच्चा हो पैंट शर्ट में नहीं देखा। वाहद मैं हूँ जो इस गांव में पैंट शर्ट में घूम रहा हूँ। अब यहाँ आम नमाज, फॉर एग्जाम्पल दिन में 5 वक्त की नमाज में भी 40-50 अमूमन आम तौर पर बंदे नमाजी होते हैं। तो नाज़रीन, माशाल्लाह हमें भी चाहिए कि इसी गांव को अपने सामने रखते हुए अपने गांव में, अपने सिटी में इस तरह का माहौल नाफिज करना चाहिए। ये माहौल माशाल्लाह जो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि मदीना, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होकर दिखाया इन्होंने कि इस तरह होता है। तो नाज़रीन, आप चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान मोहम्मद अफजाल साहब, ये इसी गांव के रहायशी है। थोड़ी और डिटेल मोहम्मद अफजाल साहब से पता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, हमें थोड़ी इस गांव की हिस्ट्री बता दें पहले। ये गांव की मालूम तारीख है 1901 से
ہمارے بزرگ روپڑ انڈیا، ہمارا ضلع تھا امبالہ، تحصیل تھی روپڑ، اب تو روپڑ ضلع ہو گیا ہے، تو اس کے قریب تھے یہ گاؤں حسین پور، شیخو پور اور موجلی پور، وہاں سے آئے ہیں یہ 3 گاؤں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ لوگ حسین پور کے ہیں، اسی لیے گاؤں کا نام حسین پور ہے، باقی شیخو پور اور موجلی پور کی کثیر تعداد ہے، 2 گاؤں کے لوگ ہیں۔ بزرگ یہاں پر آئے، زمینیں آباد کیں، اور تقسیم کے بعد، تقسیم سے پہلے آدھی فیملی ادھر ہوتی تھی آدھی ادھر ہوتی تھی، تقسیم کے بعد ساری فیملیاں ادھر شفٹ ہو گئی۔ تو یہاں پہ سننے میں ہے کہ لڑائی جھگڑے کوئی بھی مسئلہ ہو تو پولیس نہیں آتی، وہ گاؤں کے بڑے بزرگ ہی طے کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ ایسے ہے کہ ہمارے بڑے محترم بزرگ تھے عبدالعزیز نمبردار صاحب، وہ بہت دبنگ نمبردار تھے، بہت دبنگ شخصیت تھے، مطلب جیسے ہم فلموں میں کہانیوں میں چودھری پڑھتے دیکھتے سنتے ہیں نا، ویسے چودھری تھے کہ پگ اور گھوڑا اور وہ جو حقے کے لیے ایک الگ بندہ اور وہ اپنی تہمت کو ایک سائڈ سے اٹھا کے چلنا، ان کا روب اتنا تھا کہ تھانے دار اور پولیس ان سے پوچھے بغیر گاؤں میں نہیں آتی تھی۔ تو پھر ان کے بعد ان کے ساتھ مل گئے ہمارے دوسرے نمبردار اور بزرگ عبدالقادر ندوی صاحب، پڑھے لکھے آدمی تھے، ندوے سے پڑھے ہوئے تھے، دارالعلوم ندوہ انڈیا سے۔ تو ان لوگوں نے مل کے پھر فیصلہ کیا کہ کوئی بھی مسئلہ گاؤں میں ہوگا تو وہ گاؤں میں بیٹھ کے ہی حل کیا جائے گا، اس کے لیے پھر پولیس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے 5-10 سال سے کچھ فرق پڑا ہے، جب سے یہ بزرگ محمود نمبردار صاحب، مولانا عبدالقادر ندوی صاحب یہ فوت ہو گئے ہیں، ہوا ہے تھوڑا سا مسئلہ، لیکن پہلے جو ہمارا 70-80 سال 90 سال کوئی پولیس کیس نہیں بنا۔ ہمارے 1994 تک کوئی پولیس کیس تھا ہی نہیں گاؤں سے تھانے میں، وہ یہیں بزرگ بیٹھ کے طے کر لیتے تھے مسئلے، اور اب بھی تقریباً ایسا ہی ہے، 95% مسائل یہیں پر حل کر لیے جاتے ہیں۔ تو سر یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے اچھا قانون ہے، اس کا لٹریسی ریٹ کیا ہے گاؤں کا؟ الحمدللہ 95% ہے جی لٹریسی ریٹ، اور بہت زبردست ہے، آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ تقسیم کے بعد سے بزرگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، سبھی ہمارے جو فادرز کی جنریشن ہے، ہمارے باپ کی نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں سب پڑھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے، اور اچھے پڑھے ہوئے ہیں۔ حسین پور پتی کے ہیں دین محمد صاحب، یہ ساپن والے، صفدر شاکر صاحب ہمارے MP ان کے والد صاحب ہیں، وہ گریجویٹ تھے تقسیم سے پہلے کے، تو پڑھائی کا رجحان شروع سے رہا ہے، اور الحمدللہ لٹریسی ریٹ ہمارا 95 سے اب ہے۔ جی سر، تو اس گاؤں کا تھوڑا سا ماحول کے بارے میں بتا دیں کہ اس گاؤں میں رہنا سہنا لوگوں کا کیسا ہے، بازاروں میں، گھروں میں، گانوں کے بارے میں سننے میں بہت کچھ آیا، ہمیں بہت اچھا آیا، مثبت ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں جی، ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت زبردست روایات کھڑی کی ہیں۔ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عبدالعزیز نمبردار صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں، مولانا عبدالقادر ندوی صاحب، ان لوگوں نے گاؤں کو سب سے پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے صفائی رکھنی ہے۔ اس وقت کچی گلیاں تھیں، اور وہ جو سسٹم تھا وہ سیوریج کا، یہ نالیاں وغیرہ نہیں تھیں، گھر کے سامنے ہی کوئی مطلب بنا کے نا چھوٹی سی کھائی، وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، وہاں سے نکال کے مطلب چھڑک دیتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ ہم یہ گندا پانی کھڑا نہیں ہونے دیں گے، گلیاں صاف رکھیں گے، جانوروں کے نیچے صفائی رکھیں گے، تب سے وہ آہستہ آہستہ پھر ناجائز انکروچمنٹ نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اور گاؤں والوں نے سبھی نے تعاون کیا ان کے ساتھ۔ مطلب اس کی اور کیا مثال ہوگی کہ ہمارے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر تھے، بعد میں وہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہے، وہ 1981 میں آئے تھے یہاں پر، تو انہوں نے بہت مطلب مثالی گاؤں انہیں قرار دیا تھا، ہمارا گاؤں مثالی گاؤں قرار دیا جا چکا ہے۔ ریڈیو پاکستان پہ مولانا عبدالقادر ندوی صاحب کا انٹرویو بھی چلا تھا تب، تو بہت اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی لوگوں کو، اس سے بہت زیادہ لوگ انکریج ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دیہاتوں میں صفائی کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر انہوں نے 2-3 اور روایات شروع کی کہ شادی بیاہ پہ فضول خرچی نہیں کرے گا، بالکل سادہ شادی کی جائے گی، باہر سے آنے والی بارات کا جو نکاح ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا۔ اب کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، جٹ ہے، غیر جٹ ہے، زیادہ اکثریتی جٹ برادری کے لوگ ہیں، تو بارات جس کسی کی بھی آتی ہے تو وہ مسجد میں جا کر ہم جو ہے وہ اس کا نکاح ہوتا ہے، سادگی سے پروقار ایک سادہ سی تقریب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو باقی لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے وہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہماری بڑی زبردست نوجوان ہیں بھائی، ہمارے حبیب الرحمان گریوال بھائی ہیں، خلیل نمبردار صاحب ہیں، چودھری نعیم ناصر صاحب ہیں، چودھری محمود الحسن صاحب ہیں، اسی طرح کے اور دوست بھی ہیں جو مل بیٹھ کے ان معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ معاملات یہیں پر حل ہو جائیں، ہمیں تھانے میں نہ جانا پڑے۔ ان بزرگوں کی اچھی روایات میں سے جو مجھے
बहुत सबसे अच्छी लगी गाँव को मुत्तहिद रखने के लिए वो था कि हम गंदम का उशर एक जगह पे इकट्ठा करते हैं मस्जिद में, एक जगह में हमारा गंदम का उशर जाता है। इसी तरह हम लोग कुर्बानी की खाल एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, इसी तरह हम फितराने की रकम एक जगह पे इकट्ठी करते हैं मस्जिद में एक ही जगह पे। वहाँ पर एक कमेटी बैठ जाती है, वो उसमें जो मुस्तहिक जिनको मुस्तहिक समझती है ओपन डिबेट होती है, उसमें जो मुस्तहिक होता है उनको हिस्सा चला जाता है। तो ये कुछ अच्छी रवायात हैं जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे शायद सोसाइटीज़ में होनी चाहिए। जी सर, तो हमारे सुनने में है कि पूरे गांव में सिगरेट नहीं मिलती, लोग पीते ज़रूर है लेकिन मिलती या गांव से नहीं मिलती। हाँ, ये सोशल मीडिया पे ना एक बहुत गलत सी चीज़ फैल गई थी कि लोग पीते भी नहीं हैं सिगरेट, पीते हैं लोग। मतलब ये सोशल मीडिया पे किसी भाई ने अनजाने में शायद ये बात कर दी और वो खासी फेमस हो गई कि सिगरेट पीते नहीं है। पीते हैं लोग, बाहर से लाकर पीते हैं, लेकिन मिलती नहीं है गाँव में सिगरेट। गाँव में सिगरेट की पाबंदी है। जी, तो नाज़रीन मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस गांव में मैं आया तो एक वालिद सिगरेट पी रहे थे, तो उनके बच्चे ने उनको देखा कि वो सिगरेट पी रहे हैं। वो बच्चा उनसे लड़ पड़ा कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो आगे से बहाने बनाने शुरू हुए कि मेरी नहीं है, किसी और की है। तो नाज़रीन मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को भी इस तरह होना चाहिए कि वो अपने वालिदैन को रोके, अपने बड़ों को रोके कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो सर आगे आप बता दें कि ये इसकी गोल्डन हिस्ट्री है कि यहाँ कत्ल हुआ, वो भी रिसेंटली हुआ है, तो उसके बारे में थोड़े बता दें, इसकी जो गोल्डन हिस्ट्री है कि यहाँ इतना बड़ा मुआवजा आज तक नहीं हुआ था। देखो जी, बड़ी अचीवमेंट है कि 1901 को तो सानू तारीख मालूम है, साढ़े बुजुर्ग गुजर के बैठे से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होंगे रहे हैं, पानी तो किसी होर चीज़ तो लैन देन हल्का फुल्का, लेकिन कत्ल वाला मामला बहुत लंबी हिस्टरी तक साड़ी मतलब नहीं है। शायद 90-95 साल बाद एक कत्ल होया साड़ी इतने आबादकारी सोसाइटी आबाद होने तो बाद 90-95 साल, वो भी एक बंदे की बस बेवकूफ़ी की वजह नाल कह लो कि एक पिंड ते बन गया मसला। बाकी अलहमदुलिल्लाह इस मामले दे विच असी अपने पिंड नूं बहुत गोल्डन समझते हैं कि इस इंतहा ते नहीं कोई गया कि किसी की कोई जान लै लवे। जी सर, ते इत्थे जिद्दां लिटरेसी रेट भी ठीक है माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे ने ते आवाम भी अच्छे कारोबार वाले आ। जेह्ड़े मुस्तहिक अफराद ने उन्हां वो की हिसाब किताब, मतलब मुस्तहिक अफराद किस तरह है यहाँ पे और मुस्तहिक अफराद को किस तरह मदद की जाती है? मुस्तहिक अफराद की जो बात है ना, देखें वो हमारे दो तरीक़ाकार हैं। एक तो है इनफरादी कुछ लोगों ने, बड़े अच्छे लोग हैं, 2-3 मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अल्लाह ताला उनकी नेकी ज़ाया ना करे, उन्हें नेकी मिले। मैं जानता हूँ मेरे थ्रू दिलवाते हैं पैसे। 2-3 अफराद तो ऐसे हैं जिन्होंने मुस्तकिल इस गाँव में कुछ लोगों के महाना लगाए हुए हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं और मुस्तहिक लोग हैं, अद्वियात, कुछ किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, तो मेरे थ्रू पैसे आते हैं। मैं मतलब काफ़ी सारे ख़ानदान हैं, पूरी एक लिस्ट है जो। फिर दूसरा है हमारे ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन फौजी अब्दुल हलीम साहब, बहुत वर्कर आदमी हैं, एक घर की सूरत हाल जानते हैं, लोग उनसे रब्ता करते हैं, कुछ पैसे उनके पास होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तीसरा एक तरीका है हाफिज मोहम्मद अमीन साहब वाला, वो सबसे सेफ, सबसे बेहतर इस तरह है कि मुखैर हजरात पैसे उनके पास लिखवा देते हैं कि मुस्तहिक अफराद आपसे रब्ता करें तो आप उन्होंने कुछ लोगों के महाना लगाए हुए हैं। कुछ लोग इनफरादी तौर पर रब्ता करते हैं उनसे, मसलन किसी को यकदम ज़रूरत पड़ गई 4-5 हज़ार की, उसकी वर्थ इतनी नहीं है कि वो 4-5 हज़ार खर्च कर सके, वो हाफिज साहब से रब्ता करेगा, हाफिज साहब उसको 4-5 हज़ार देंगे, उसकी ज़रूरत हल हो जाएगी। तो ये 2-3 तरीके हैं। फिर इसी तरह हमने रिसेंटली एक गाँव के नौजवान हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें मेरा कोई 400-500 2-3 ग्रुप्स में गाँव के लड़के ही ऐड हैं जो बैरून मुल्क हैं, इटली में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ़ में हैं सारे। हबीबुर रहमान भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि फ़लाना बंदा मजदूरी करता है, उसकी 7 बेटियां हैं, उसकी शादी है 2 बेटियों की, अकेला कमाने वाला है, क्या करेगा। हमने ग्रुप में वो मसला डाला, ग्रुप में भाइयों ने ऐसा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया कि आप हैरान होंगे। उन 2 बच्चियों की हमने शादी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की। इसी तरह ये मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोगों ने, नौजवान नस्ल ने अब बेहतर इस अंदाज में करना शुरू कर दिया है कि इससे लोगों की भलाई हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर बाद में एक और यतीम लड़की, उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसका किसी ने मुझे बताया कि उसके लिए हमने कैंपेन की, उसके लिए मतलब दोस्तों ने बड़ा ज़बरदस्त ताउन किया। और जो दुबई में ख़ास तौर पर हमारे एक भाई हैं, वो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। इसी तरह सऊदी अरब में जो दोस्त हैं, मस्कत में दोस्त हैं, अमान में दोस्त हैं, कोरिया में हैं, मुझे अब ऐसा याद आ रहे हैं। तो वो लोग मतलब ताउन करते हैं और इस तरह इन लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मुस्तहिक लोगों तक ज़रूरत की चीज़ 2-3 चैनल हैं, पहुँच ही जाती है कहीं ना कहीं से। माशाल्लाह नाज़रीन, देखें कि किस तरह सोशल मीडिया को लेकर पॉजिटिव जाया जा रहा है। उसके अलावा इस गांव के
दूसरों की मदद करने में कितना बेहतरीन किरदार है। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर मुमताज़ सद्दू अपने दोस्त इरफान अली के साथ। हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मालूमात को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस तरह की मालूमात और चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।